हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आप सभी को कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का जो क्लास है वो एक बहुत ही बड़ी खबर है। और ये जो आप लोग चित्र देख रहे हैं जिनका नाम है MS स्वामीनाथन। और ये जो MS स्वामीनाथन है वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आप सभी को इनको सभी कोई जानते ही होंगे। और जो लोग नहीं जानते उन सबों को मैं बताते चलूं कि ये जो है MS स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको माना जाता था। और उन्हीं की अगुवाई में हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और जितने भी कृषि के क्षेत्र में विकास हुए हैं इनके ही कार्यकाल के दौरान में, इन्हीं के अगुवाई में भारतीय कृषि डेवलप किया है और विकास की सीढ़ी चढ़ता गया है। लेकिन यहाँ पे दुख के साथ ये बात है कि ये अब हमारे बीच में नहीं है। MS स्वामीनाथन जो है भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता था, जिनका निधन 28 सितंबर को ही 2023 को ही हो चुका है। और ये आज का वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप सबों को सूचित करना है कि ये एक जो हमारे देश के विकास में इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। भारतीय कृषि का विकास में बहुत ही बड़ा योगदान था, क्योंकि वे ऐसे समय में इन्होंने अपना योगदान दिया जब भारतीय कृषि बहुत ही निम्न स्तर पे चलती जा रही थी और हर तरफ किसान अपना आत्महत्या कर रहे थे। तो ये सारी बातें हैं। तो चलिए अभी ज़्यादा बात ना करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो सभी कोई आप लोग जान चुके हैं जिनका चित्र है, जिनका नाम है MS स्वामीनाथन। और इनको ही कहा जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए इससे संबंधित है आज का ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। जैसा आप सभी को यहाँ पे जो चित्र देख रहे हैं इनका नाम है MS स्वामीनाथन, जिन्हें हमें भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत के रूप में इसको जाना जाता था, जनक के रूप में जाना जाता था। और इनकी जो आयु थी 98 वर्ष थी। और इसी 98 वर्ष में उन्होंने हम सबों को छोड़ के चले गए, इस दुनिया से विदा हो चुके हैं और उनका निधन हो चुका है। और उन्होंने अपने जो पीछे हैं जो कृषि नवाचार और खाद्य सुरक्षा की जो विरासत है उनको हम सबों के बीच में छोड़ के चले गए हैं। और जितनी भी भारतीय कृषि है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, जो विकास की सीढ़ी चढ़ी है, इन्हीं का योगदान रहा है। तो चलिए सबसे पहले, जैसा आप सभी को पता है कि इनका जो योगदान है भारतीय हरित क्रांति को डेवलप करने में है और इन्हीं को भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये हरित क्रांति होता क्या है और MS स्वामीनाथन का क्या योगदान रहा है इस हरित क्रांति के पीछे। यहाँ पे वीडियो अगर आप सबों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो का जो क्वालिटी है उसको आप लोग बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि जो हरित क्रांति जो है वो 1960 ईस्वी के दशक में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, 1860 ईस्वी में नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगर आपको ओवरऑल पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है तो उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन आप सबों को अगर भारतीय हरित क्रांति के जनक के रूप में पूछा जाता है तो उनका नाम होगा MS स्वामीनाथन। ठीक है, फिर बात आता है 1970 ईस्वी में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने और उनके कार्यों के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को। लेकिन इस पे ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, हमें चर्चा करना है MS स्वामीनाथन पे। और इन्हें भारतीय हरित क्रांति का नेतृत्व का मुख्य रूप से इसको जाना जाता था। और हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, विशेषकर जो गेहूं और चावल है, कि उसके उत्पादन में भारी वृद्धि हुई थी। और जिसकी शुरुआत हम लोग देखते हैं 20वीं शताब्दी के मध्य में विकासशील देश में नए उपज जो हुए थे और इनकी जो वृद्धि हुई थी। और
जो विकासशील देश में जो नए और उच्च उपज देने वाले जो किस्म के बीज थे उनका प्रयोग किया गया था। और इसी के कारण से जो कृषि में जो उत्पादन में जो वृद्धि हुई है गेहूं और चावल में, तो इसी का कारण है कि उच्च क्वालिटी के जो किस्म के जो बीज थे उनका उपयोग किया गया था। तो इसी के कारण से ये हरित क्रांति इसमें शुरुआत की थी, ये कहा जा सकता है। ठीक है, अब बात आता है 1967 से लेकर 1968 में, और साथ ही साथ 1977 और 78 की अवधि में हुई हरित क्रांति भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देशों की श्रेणी से निकालकर विश्व के अग्रणी कृषि देशों की श्रेणी में प्रवृत्त कर दिया गया था। ठीक है, जैसे आप सबों को पता ही होगा कि जब शुरुआती दौर था तो भारतीय जो कृषि है, भारतीय जो खाद्यान्न है, उसकी इतनी क्वालिटी कम थी कि बहुत सारे किसान आत्महत्या भी कर रहे थे, अच्छी उपज भी नहीं हो रही थी, उत्पादन भी बहुत अच्छी खासी नहीं थी, लेकिन जिसके कारण से कई किसान आत्महत्या भी कर रहे थे। लेकिन जैसे आता है आपका हरित क्रांति 1967 से 1968 और 1977 से लेके 1978, ये मैं आपको भारत के परिदृश्य पे आप सबों से बात कर रहा हूँ। तो इस काल में ही उच्च कोटि के बीजों को उत्पादन प्रयोग किया जाने लगा, जिसके कारण से जो उत्पादन है वो और भी अधिक वृद्धि हुई थी। और जो भारत जो कृषि का जो यहाँ का क्वालिटी था, जो श्रेणी था, वो निम्न स्तर पे था, और ये उपज जो वृद्धि हुई जिसके कारण से हमारा देश अब अग्रणी कृषि देशों के श्रेणी में काउंट होने लगा है। और बात करते हैं इसका उद्देश्य के बारे में। हरित क्रांति का जो उद्देश्य है क्या क्या, तो वो है आपका लघु अवधि के लिए जो था, दीर्घ अवधि के लिए था, रोजगार में इसकी वृद्धि हुई, वैज्ञानिक अध्ययन किया गया, और कृषि का वैश्वीकरण भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात होता है, जो कृषि में वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? कृषि में वैश्वीकरण का मतलब होता है कि जो भारतीय उद्योग है, भारतीय खाद्यान्न है, वो अब विदेशों में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है ना, विदेशों में। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो गैर औद्योगिक राष्ट्र हैं, तो उसमें प्रौद्योगिकी का प्रसार करना और प्रमुख कृषि क्षेत्रों के निगमों को स्थापना को प्रोत्साहित करना था। मतलब इस तरह से कृषि में वैश्वीकरण को हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना हरित क्रांति क्या होता है और उसके उद्देश्य के बारे में हम लोग जाना। तो चलिए अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं जो आज का मेन टॉपिक है। तो ये जो है आपका MS स्वामीनाथन जी हैं, उनका जो जन्म हुआ था, अब इस स्लाइड में हम लोग उसके बारे में हम लोग जानने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उनका जो जन्म हुआ था वो 7 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। और अगर स्थान की बात करें तो कुंभकोणम, तंजौर जिला, मद्रास प्रेसिडेंसी, जो उस वक्त ब्रिटिश काल था उस वक्त हुआ था उनका जन्म। लेकिन वर्तमान की बात करें तो जो जिला है तंजावुर है, और जो तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है, तो वहाँ उनका जन्म हुआ था। और उनकी मृत्यु हुई है 28 सितंबर 2023 को, और उम्र था 98 वर्ष। चेन्नई तमिलनाडु में उनकी मृत्यु हुई है। अगर हम लोग उनको अवार्ड की बात करते हैं, उनको क्या क्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 1967 में पद्मश्री मिला था। फिर आपका 1971 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया था। फिर आता है आपका 1972 में पद्म भूषण मिला था। 1987 में विकास खाद्य पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था। और 1989 में पद्म विभूषण से उनको सम्मानित भी किया गया था। तो ये सारी बातें हैं उनके जीवन काल के बारे में। तो अब हम लोग बात करते हैं उनके कैरियर के बारे में। जब वे कार्य में लगे हुए थे, अपना जो योगदान है उनको देने का काम कर रहे थे, तो उनके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं स्वामीनाथन जी के बारे में, तो भारत में कृषि परिदृश्य में विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाएं उन्होंने निभाई हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया, और साथ ही साथ ICAR जो है उसमें महानिदेशक के रूप में भी उन्होंने काम किया।
भारत सरकार में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग में सचिव के रूप में भी उन्होंने काम किया और उन्होंने हर पद में, माने उन्होंने जिस जिस पद पे उन्होंने काम किया है उस पर अमिट छाप छोड़ी है। मतलब हर एक क्षेत्र पे उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और उनको जो जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी उन्हें भरपूर रूप से बढ़ चढ़ के अपना जो जिम्मेदारी है उनको निभाने का काम भी किया है। और वे सिर्फ ना सिर्फ भारत पे उन्होंने काम किया बल्कि विदेशों में भी उन्होंने अपना काम किया है। और वे किए हैं फिलीपींस नामक कंट्रीज में, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के रूप में भी उनको चुना गया था और वहाँ पे भी उन्होंने अपना कार्यभार संभाला और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी अपना बढ़ चढ़ करके योगदान दिया था। तो ये था कैरियर से संबंधित। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय आयोग से संबंधित, जो किसानों से संबंधित था। ठीक है, राष्ट्रीय आयोग। तो बात है सन 2004 का, जिसमें स्वामीनाथन जी को राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था 2004 ईस्वी में। और उस वक्त में व्यापक रूप से किसान संकट पे थे, चिंताजनक स्थिति में थे और आत्महत्या की दर उस वक्त भरपूर रीति से बढ़ चुकी थी। ठीक है, उस वक्त जो कृषि था भारत का वो बहुत ही निम्न स्तर पे था और किसानों को जो उपज का जो दर मिलना चाहिए, रेट मिलना चाहिए, वे उन्हें नहीं मिल पाता था, जिसके कारण से उनको आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई और जो फसल का जो क्वालिटी होना चाहिए था वो क्वालिटी उन्हें नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, क्योंकि जो बीजों के जो किस्म थे, जो बीजों का उपयोग किया करते थे, उनकी जो क्वालिटी है वो निम्न तरह की होती थी, जिसके कारण से उपज अच्छी नहीं हो पाती थी। जो फसल जितना वे इन्वेस्ट करते थे, पैसे लगाते थे, उनका वह रिटर्न नहीं मिल पाता था, जिसके कारण से उनका जो जीवन था वो आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था, जिसके कारण से कई किसान आत्महत्या करने को भी मजबूर हो चुके थे। तो वही समय जब वे अध्यक्ष के रूप में बनते हैं स्वामीनाथन जी राष्ट्रीय किसान आयोग के, तो उन्होंने 2006 में, ठीक है, अध्यक्ष के रूप में भाग लिया। माने अध्यक्ष के रूप में कब बने? 2004 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन जब उस वक्त स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर आयोग ने, मतलब राष्ट्रीय किसान आयोग ने स्वामीनाथन की अध्यक्षता में ही 2006 ईस्वी में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया। ठीक है, जिसमें अभूतपूर्व सिफारिशें की गई, जिसमें यह प्रस्ताव भी शामिल किया गया था कि जो न्यूनतम बिक्री मूल्य है, ठीक है, न्यूनतम बिक्री मूल्य जो उसका उत्पादन जो है वो औसत लागत से कम 50% से अधिक होना चाहिए। ये सारी बातें उनके रिपोर्ट पे कहा गया, क्योंकि जो किसान है उन लोगों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा था, 50% से भी कम उनको मूल्य मिल रहा था, जिसके कारण से आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं हो रही थी, फसल के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रहा था। इस तरह से बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ों पे एम स्वामीनाथन ने काम किया है और भारतीय कृषि को उन्नत किया है और हरित क्रांति के रूप में भी विकास की सीढ़ियों तक भारतीय कृषि को पहुंचाने का काम किया है और भारतीय किसानों को भी उचित मूल्य, उचित दाम दिलाने का भी काम किया था। चलिए अब हम लोग जानते हैं उनके विरासत के बारे। अब वो तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके द्वारा दिए गए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सबों को सामने अब एक विरासत के रूप में हमें जीवित रखने की आवश्यकता है और वे सारे विरासत के रूप में हम सबों के बीच में वे हमेशा रहेंगे। ठीक है, यहाँ कहा जाता है कि जो निधन जो हो चुका है उनका, एम स्वामीनाथन जी का, तो एम स्वामीनाथन की जो विरासत है, उन्होंने एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की थी। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की थी और वो किया था आपका 1987 ईस्वी में। ठीक है, और 1987 ईस्वी में ही उन्हें पहला विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और उन्होंने जो एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का निर्माण किया है 1987 में, वो किया है तारामणि, चेन्नई में उन्हें स्थापित किया है। और
एम स्वामीनाथन जी को पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण, पद्म सहित कई पुरस्कार मिले हैं, विभूषण और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। कृषि और विज्ञान में उन्हें उल्लेखनीय योगदान के लिए कई स्थायी प्रमाण भी दिए गए हैं। तो ये सारी बातें हैं जो एम स्वामीनाथन जी पे लागू होती है। तो आज के वीडियो में हमने एम स्वामीनाथन जी के बारे में जाना है, उनके बहुमूल्य योगदान के बारे में जाना है जो उन्होंने दिया है भारतीय कृषि को उन्नत करने में, और उन्हीं के काल में ही हरित क्रांति जो भारत की जो हुआ है, और इसी कारण से उन्हें भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और उन्हीं के कार्यकाल में ही जो उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना शुरू किया गया है, जिसके कारण से 1967 से लेके आपका 78 तक जो कृषि जो डेवलप की है, इन्हीं की योगदान के द्वारा हो पाया है। और भारतीय किसानों को उच्च कोटि के बीजों का इस्तेमाल करना सिखाया गया और उन्हें उचित मूल्य से भी बीजों को खरीद बिक्री का भी प्रावधान दिया गया था। तो ये सारी बातें थी जो एम स्वामीनाथन के द्वारा काम किया गया था, और उनके योगदान के द्वारा ही भारतीय कृषि उन्नत श्रेणी में पहुंच पाया था। तो ये थी आज की इस वीडियो, और हम सत सत नमन करते हैं पूरे जेके स्टडी परिवार की ओर से, और उनकी आत्मा को शांति मिले यही दुआ करते हैं। तो इसी आशा के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आप सबों को कैसा लगा है, आशा करते हैं वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातों के बारे में आप सबों को नॉलेज प्राप्त हुआ होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मुझे आप सबों से कुछ नहीं चाहिए। वीडियो को आप लोग देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, तो इसी से मैं मोटिवेट होऊंगा और कोशिश करूंगा कि और भी अच्छी अच्छी बातें आप सबों के सामने लाने सकूं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।